सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, मैं इतनी हरियाली में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके माइंड में सवाल तो आ रहा होगा। तो मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ एक अपना न्यू पॉडकास्ट लेके, और इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट कौन होने वाले हैं। ये सीट तो खाली लग रही है, कौन है यहाँ पे, ठीक है, वो आपको इस वीडियो में आगे पता लगने वाला है बहुत जल्दी। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कुछ सीखने आए हो, और यहाँ पर अगर आप कुछ यूट्यूब पे सीखने आए हो, अपने माइंड को डेवलप करने आए हो, अपने थॉट्स को डेवलप करने आए हो, कैसे अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होने चाहिए आपके, अगर आप वो सब सीखने आए हो तो आप एकदम सही यूट्यूब चैनल पे आए हो। तो गाइस, फटाफट से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो पॉडकास्ट। चोट दिल पर तब लगी जब एक चपरासी के पेपर में फेल हुआ। फिर मैं जिंदा हूँ, जिंदा होने का सबूत देना था। वो कहते हैं ना कि दिल पर चोट लगेगी तभी बात बनेगी। कि हमेशा एक ही बात सोचिए, करना है तो खुद से करना है। क्योंकि देखो, सिर्फ रट्टा मारकर पढ़ लेना, कोई एग्जाम पास करने के लिए किसी चीज़ को पढ़ लेना ही आपकी नॉलेज में कभी भी इंक्रीज नहीं लेकर आएगा। उसमें मैंने एक बात समझी कि जो सिपाही युद्ध में बिना शस्त्रों के जाता है वह सबसे पहले मारा जाएगा। सो जो हमारे इस YouTube वीडियो के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो है मिस्टर रविंद्र सूर्यवंशी भैया। मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा, फिलहाल आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, ठीक है। अभी ये IAS की तैयारी कर रहे हैं, अभी ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है IAS एग्ज़ाम्स का, या फिर कैसे हमको अपनी स्टडीज़ के रूटीन को कैसे मैनेज करना चाहिए, या फिर कैसे किसी भी स्टूडेंट को अपनी लाइफ में कुछ भी ट्राई करना है तो उसको कैसे ट्राई करना चाहिए, क्या क्या उसके रूटीन होनी चाहिए, क्या क्या वो सीख सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे इस न्यू यूट्यूब वीडियो पॉडकास्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो रविंद्र सूर्यवंशी भैया। मैं आपको रविंद्र भैया बोलूँगा मगर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे आप लोगों का माइंडसेट डेवलप करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी वीडियोस में देखता हूँ और उन सब से मुझे कुछ छोटी छोटी बातें जो है सीखने को मिलती हैं, और मैं ये देख पाता हूँ कि लोगों को कैसे आप एनलाइटन कर रहे हो। वो एक बहुत बेहतरीन काम है और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। क्या आपने कभी सोचा था कि आप जय सांवरे के साथ वीडियो शेयर करोगे? कैसा लग रहा है आपको वीडियो शेयर करके? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका कंटेंट बहुत ही वाकई में काफ़ी यूनिक होता है, बहुत लर्नेबल होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना लाइफ से परेशान है या किसी भी चीज़ से, जैसे आप फाइनेंशियल एडवाइजेस भी करते हैं, आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, आप बहुत अच्छे, एक मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, आप बहुत अच्छे बोलते हो, आपका बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा है जो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सिखाकर ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ मंच शेयर करते हैं। तो चलिए, हम थोड़ा इस वीडियो में आप थोड़ा मुझे भी सिखा दीजिए, और हमारी जो ऑडियंस है उनको भी आप, मेरे को लगता है आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक सवाल है आपके लिए, काफ़ी स्पेशल है, कि जैसे कि मेरे को आपने बताया था कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ये सिविल सर्विसेज का कीड़ा कैसे आया? मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब बचपन से स्टार्ट करते हैं, बचपन में आप पढ़ाई में कैसे थे? पहले मैं ये बताइए कि पढ़ाई में आप मतलब टॉपर थे, हमेशा 100 में से 100 आते थे, या फिर कैसे थे? थोड़ा मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं, पढ़ाई में मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट था। अच्छा। और भगवान की कृपा से दिमाग थोड़ा क्यूरियस काइंड ऑफ दिमाग था, जो हमेशा सीखने के पीछे भागता रहता था। ठीक है। तो शुरुआत में अगर मैं अपने स्कूल बैक मतलब दिनों को देखता हूँ, मतलब वे बैक देखूँ तो मैं देख पाता हूँ कि रविंदर सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट था, जो वही 60% 70% मार्क्स लेकर बहुत खुश हो जाता था, और लेकिन चीज़ों को जानने की इच्छा बचपन से थी। जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में पढ़ता था, जैसे मैं अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। मैं देख पाता था कि उनका रूटीन कैसा है, वो उनका व्यक्तित्व कैसा है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था। तो शुरुआत में मैंने ये जाना कि वो अपनी लाइफ में कैसे थे, तो मैंने पाया कि वो भी एक एवरेज बच्चे थे। वो तो बैक बेंचर थे शायद, मैंने भी उनकी वीडियोस देखी। मुझे नहीं पता कि वो बैक बेंचर है नहीं है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कहीं पढ़ा नहीं कि वो बैक बेंचर थे। लेकिन उनके अंदर एक इच्छा शक्ति थी हमेशा चीज़ों को सीखते रहने की, हमेशा चीज़ों को ट्राई करते रहने की। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, रुका हुआ आदमी ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, वी शुड ऑलवेज कीप गोइंग ऑन। हाँ, हमें हमेशा बहते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कभी किसी पॉइंट पर आकर रुकना नहीं चाहिए। तो एक शुरुआती दिनों में अगर मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो जब मैंने स्कूल पास आउट किया, अच्छे नंबरों से पास आउट किया ऑफकोर्स, और ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो ग्रेजुएशन में मैं देख पा रहा था कि जो एक होड़ लगी हुई थी, सब लोग डिस्कस कर रहे थे कॉलेज के बाद क्या करना है ऑन द वेरी फर्स्ट डे। अच्छा, दे हैव जस्ट एंटर्ड द कॉलेज एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर 3 years।
आई वॉज लाइक मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ये वाली बस मेरे घर से मुझे कॉलेज लेकर आती है, मुझे सिर्फ इतना पता था, मुझे नहीं पता था आगे क्या करना है। कौन सा कॉलेज में गए थे आप? मैं रामलाल आनंद कॉलेज साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। अच्छा। और सब लोग वहाँ ये डिस्कस कर रहे थे आगे क्या करना है, और मैं ये सोच रहा था कि ये आगे का डिस्कस कर क्यों रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो जाएगा, क्योंकि तब तक लाइफ एक नया नया स्कूल आउट जो पास आउट बच्चा होता है उसको नहीं पता होता उसका डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पर है। क्योंकि हम जीपीएस भी चलाते हैं तो जीपीएस पे भी हम जहाँ से शुरू करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन हम वो डालते हैं, तभी हमें गूगल मैप्स जो है वहाँ तक पहुँचाता है। ज़िंदगी का भी ऐसा ही है, जब तक हमें हमारा वाई क्लियर नहीं होगा, हमें हमारा ड्रीम क्लियर नहीं होगा, हम कहीं नहीं पहुँच सकते। ये भी मैं अपनी वीडियो में सबको बोलता हूँ कि भाई अपना वाई क्लियर करके चलो, कि तुमको चीज़ करनी है तो करनी क्यों है। अगर तुमने वाई पता कर लेना तो अपना हाउ और व्हाट ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही पता लग जाएगा। बिल्कुल सही, वाई हाउ एंड व्हाट। बिल्कुल। हाँ, तो यही चीज़ें मैं देख पा रहा था, वो डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ऐसे ही बोला कि तुझे क्या करना है, और मैं एक नॉर्मल पुलिस परिवार से आता हूँ, तो मेरी भी सोच वहीं तक थी। आपके फादर आई थिंक पुलिस में थे? हाँ जी, अभी वो रिसेंटली रिटायर हुए हैं। अच्छा। 31 मई को। तो मेरी भी सोच यही थी कि स्कूल पास आउट कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लेंगे, और ज़्यादा कुछ ना हुआ तो पुलिस की नौकरी कर लेंगे। अच्छा। लेकिन जब कंपटीशन फेस किया तो पता चला बॉस अपन तो उसमें फिट बैठती है। किस कंपटीशन फेस किया था आपने? दिल्ली पुलिस का दिया था आपने एग्जाम? हाँ जी, मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया हुआ है। अच्छा। और तब समझ में आ गया कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। अच्छा। तो वो चीज़ मेरा क्लियर हो गया कि यार ये तेरे बस की ये नहीं है। अच्छा। मुझे फिर एक कितनी बार देता आपने दिल्ली पुलिस का? मैं 2 बार दे चुका हूँ। तो वहाँ पे आप कुछ कहाँ तक पहुँचे, मतलब स्टार्टिंग में एग्जाम तक? एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। अच्छा। सबसे बड़ी चोट वहाँ लगती है। अच्छा। जब आप शुरुआत करते हैं, आप चलो मैं खुद पढ़ाता हूँ और अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरा एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है स्टूडेंट से भी, लेकिन मैं खुद वो चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहा था। और चोट दिल पर तब लगी जब एक चपड़ासी के पेपर में फेल हो गया। चपड़ासी के पेपर में फेल हो गया? चपड़ासी के पेपर में फेल हो गया, तब दिल पर चोट लगी। वो कहते हैं ना कि दिल पर चोट लगेगी तभी बात बनेगी। तो वो पॉइंट मेरी लाइफ में आया, और आज से अगर मैं 5 साल पहले का समय देखता हूँ तो 5 साल पहले तैयारी करनी शुरू की थी IAS के लिए, और पहला साल अच्छा नहीं रहा था। कौन सी एज से आपने IAS की तैयारी करना? 23 साल की उम्र में मैंने शुरू किया था, लेकिन रुझान मुझे बहुत कि मुझे जाना ही इसमें है। अच्छा। वो मुझे 25 साल के बाद हुआ। 23 साल तक एक पीयर प्रेशर था कि सब लोग कर रहे हैं, तो भेड़ चाल वाली बात थी कि सब लोग कर रहे हैं तो आप भी कर ही लो। लेकिन वही, जब तक मेरा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक मेरा हाउ एंड व्हाट क्लियर नहीं होगा। तो मेरा हाउ एंड व्हाट क्लियर हुआ 25 साल की एज में, जब मेरा वाई क्लियर हुआ, जब मैंने स्पेसिफिकली अपने ड्रीम को लिखा एक पेपर नोट पे, बोर्ड पे कि IAS और बनना है, यही बनना है। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये नहीं होता तो प्लान बी आर फॉर लूजर्स, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन प्लान बी लेकर चलना होता है, क्योंकि ये जीवन है, हमारा इकलौता जीवन नहीं है। हमारे जीवन के साथ बहुत सारी कनेक्ट है लोग, जीवन कनेक्ट हैं, जिन आपकी बहुत सारी एक बेटे के रूप में जिम्मेदारी हो सकती है, एक पति के रूप में जिम्मेदारी हो सकती है, एक माँ बाप के रूप में जिम्मेदारी होगी आगे चलकर। तो इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप केवल अपनी सनक से आगे नहीं बढ़ सकते। अपने जोश में कि भाई IAS ही करना है, मगर बंदे को जाए तैसे प्लान बी भी यूज करना पड़ता है। बिल्कुल रखना पड़ता है। देखो, गाड़ी में स्टेपनी इसीलिए आती है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ जाए गाड़ी में, तो आप स्टेपनी लगाकर आगे अपने जर्नी को कैरी आउट कर सकें। तो इसीलिए वो स्टेपनी होनी भी ज़रूरी है, प्लान बी भी ज़रूरी होता है। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि प्लान बी यूज़ करने की नौबत ना आए लाइफ में। खुद की साइड से 100% दूँ, 101% जी। अगर 101% देखता हूँ और मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरे ऊपर नज़र बनाए हुए है, और वह मुझे ताकत देता रहता है समय समय पर, भगवान की कृपा से हम ज़रूर आगे कुछ कर पाएंगे और समाज को एक बेहतर समाज की ओर ले जा पाएंगे। ठीक है। तो आपने मतलब 23 की एज से सोच लिया था कि IAS करना, मगर रियल में आप 25 तक की एज में काफ़ी कुछ डीपली चले गए थे IAS बनने में, कि अब तो भाई यही करना है मेरे को। बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया, और आपने बताया कि मैंने पियोन का भी एग्जाम दिया, मगर उसमें कुछ और भी मतलब कुछ ज़्यादा फीलिंग हर्ट हो गई कि जब पियोन का एग्जाम भी नहीं निकला। ठीक है। मेरे को आपने बताया था कि आप ट्यूशन ही पढ़ाते हैं बच्चों को। आपको ट्यूशन कब से पढ़ा रहे हैं, कौन सी क्लास से पढ़ा रहे हैं? मैं क्लास 11th से पढ़ा रहा हूँ, सन 2011 से। क्लास 11th और सन 2011 से, जब मैं खुद 11th क्लास में था, और मैं 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाता था। अच्छा। 11th क्लास और 9th क्लास के बच्चे? हाँ जी। उसके पीछे बड़ी छोटी सी कहानी है, इंटरेस्टिंग सी। ऐसा था कि हमारे स्कूल से एक पिकनिक जा रही थी, वॉल्स ऑफ वंडर, और उसका जो एक
चार्ज था वो था 400 पर हेड। अच्छा। तो अब मुझे वो नहीं मिला घर से, और एज अ स्टूडेंट मेरे पास ऐसी कोई सप्लीमेंट इनकम भी नहीं थी कि जिसे मैं उसे पे करके। वापस नहीं मांगी? नहीं, मैं एक्चुअली मैं कभी ऐसे मांगने वाला नहीं रहा। अच्छा। जो घर वालों ने दे दिया वो मैंने ले लिया। मैंने कभी अपने आप से कभी ये डिमांड नहीं करी कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। मैंने कभी ये चीज़ की डिमांड नहीं रखी। हमेशा एक ही बात सोची है, करना है तो खुद से करना है। दूसरों के, वो कहते हैं ना कि दूसरों के कंधे पे तो जनाजे निकलते हैं। सही बात है। तो जनाजा नहीं निकलवाना था, अभी मैं जिंदा हूँ, जिंदा होने का सबूत देना था। अच्छी बात है। तो मैंने वो सोचा और समझा। शुरुआत की 500 रुपये महीने से ट्यूशन? जी, 9 क्लास। 9 क्लास 500 रुपये महीने से वो शुरुआत की, और बहुत अच्छा रहा सफ़र। ऐसा भी दिन देखा है कि इतने सालों में कि मैंने सिर्फ महीने में 500 रुपये ही कमाए हैं, और ऐसा भी दिन देखा है कि महीने का मैंने 1 लाख रुपये भी कमाया है। तो वो समय की बात है। और अगर हम इस बात को देखें कि ट्यूशन्स पढ़ाने के पीछे मोटिव क्या था, शुरुआत का मोटिव था पैसा, जो किसी को भी फैसिनेट करता है। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ के अंदर, क्योंकि देखो सब कुछ पैसे से ही आता है। हम कुछ भी ले लें लेकिन उसका एक कीमत होती है। कई लोग मुझे कहते हैं कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने कहा कैसे नहीं हो सकती? अगर ज़ीरो को किसी नंबर के साथ जोड़ा जाए तभी उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है, बन जाती है। उदाहरण के तौर पर आप 1 के साथ शून्य लगाएं तो 10 बन जाता है, एक और शून्य लगा दें 100 बन जाता है, 100 का देखो शून्य लगा दें 1000 बन जाता है। तो यू कीप ऑन गोइंग ऑन दैट। और आप ये देखते हैं कि शून्य का महत्व है। शुरुआत हमेशा शून्य से होती है। कभी आपसे कोई नहीं बोलेगा कि जाकिर, जो क्या बोलते हैं जाकिर खान साहब थे, वो तबला बहुत ही बेहतरीन बजाते थे, मैं काफ़ी उनको सुनता था। और कभी आप नहीं सुनोगे कि उन्हें वो बचपन से अपनी माँ के पेट से सीख कर आए हैं। माँ के पेट से अभिमन्यु भी सीख कर आया था, लेकिन चक्कर भी नहीं तोड़ पाया था। तो हमें यहीं पर रहकर सब चीज़ें सीखनी होती है और अपना माइंडसेट डेवलप करना होता है और अपने गोल को निर्धारित कर उसकी ओर बढ़ना होता है। तो शुरुआती गोल तो सिर्फ पैसे थे। अच्छा, तो आपने मतलब शुरुआत में ट्यूशन पैसों के लिए पढ़ाना चालू किया? बिल्कुल। और आपको पढ़ाते पढ़ाते मज़ा आने लगा पढ़ाने में? बिल्कुल, मेरे को बहुत मज़ा आता था। एक्चुअली में क्या होता है, कभी आप मुझे पढ़ाते हुए देखेंगे तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ढाल लेता हूँ उस चीज़ के अंदर, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा विद्यार्थी, मेरा स्टूडेंट है तो उसे मुझसे ज़्यादा ही पता होना चाहिए। अगर मैं उसे तैयार करके युद्ध भूमि में भेज रहा हूँ तो उसके पास अस्त्र शस्त्र से वो निपुण होना चाहिए, मुझसे ज़्यादा ही उसे पता होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको 1-2 बार पढ़ाते हुए देखा है। आप क्या करते हो, पढ़ाते हुए एक्स्ट्रा ही नॉलेज डीपली उसको दे जाते हो जो उसके सब्जेक्ट में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये चीज़ मतलब आप अगर उसका सब्जेक्ट भी चल रहा है तो उसके अंदर आप उसको एक्स्ट्रा बता के चले जाते हो कि भाई इसमें ये भी था, आगे चल के ये भी हुआ, फिर उसके चल के ये भी हुआ, जबकि वो आगे वाली क्लास में पढ़ेगा है। नहीं बिल्कुल, देखो अगर आगे आने वाली क्लास में पढ़ेगा तो उसको एक ये रहेगा कि बर्डन ही रहेगा, उसको पहले से एक बैकग्राउंड तैयार हुआ मिलेगा, तो उसे बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर वो ऊपरी तौर से भी उसे पढ़ लेगा तो उसे एक बेसिक आइडिया रहेगा कि हाँ सर ने मुझे पिछले साल बताया था। तो अगर आप देखेंगे कि हम उसे पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ाने के बाद अगर उसे डीप एक्स्ट्रा नॉलेज देकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसको, जब वो उन चीज़ों को पढ़ेगा कि वो बैटल क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कॉजेज थे, वो जान पाएगा और एक बहुत ही अच्छी समझ उसकी डेवलप होगी। क्योंकि देखो, सिर्फ रट्टा मारकर पढ़ लेना, कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए किसी चीज़ को पढ़ लेना ही आपकी नॉलेज में कभी भी इंक्रीज़ नहीं लेकर आएगा। जब तक आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक किसी को यही नहीं पता होगा कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ क्या होता है, वो कभी नहीं जान पाएगा। आप स्कूल में भी देखेंगे, जैसे अगर 500 बच्चा असेंबली में खड़ा है या 1000 बच्चा असेंबली में खड़ा है, सबको ये प्रार्थना याद होगी अर्थ किसी को नहीं पता होगा। जी, सही बात है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वो चीज़ रटा दी गई है और हमें भी ये सोचा है चलो ठीक है यार 5 मिनट गाना है, गा कर निकल लेंगे 1 2 3 मार्च हो जाएगा और क्लासेस में चले जाएंगे। लेकिन असल एनलाइटनमेंट ही वहीं से शुरू होता है। भगवान गौतम बुद्ध भी कहा करते थे कि अगर चीज़ों को रूट लेवल से समझना है, अगर आप किसी औषधि के बारे में जानना चाहते हैं, किसी हर्ब के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो, आप उसके फंक्शन को समझो, तो वो समझ में आएगा आपको उसकी रूट से, उसकी सीड से कि उसका क्या फंक्शन है। इसी प्रकार जब कोई चीज़ दुनिया में चीज़ ग्रो होती है, डेवलप होता है, वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा जो माइंड है वो एक ऐसा माइंड है जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज दी है भगवान ने। हमें ये भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें एक ऐसा मस्तिष्क दिया है जो रीज़न कर सकता है, जो चीज़ों को समझ सकता है।
चीज़ों को मैनिपुलेट कर कर अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंदी नहीं आती, लेकिन हाँ हिंदी नहीं आती है। ये हमारी कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा। मेरे पास कुछ माँ बाप आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे बच्चे को फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है। मैंने उनको बोला कि आपका बच्चा हिंदी तो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, उसको जर्मन फ्रेंच सीखनी, मतलब वो लैंग्वेज नहीं सीखनी जिस लैंग्वेज से और लैंग्वेज सब बनी है। उसको क ख ग नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, उसको सीखनी है फ्रेंच और जर्मन। भाई पहले इंडिया में तो हिंदी रह के बोल लो, फ्रेंच जर्मन तो फ्रेंच जर्मन जाके ही बोलोगे। पहले इंडिया में 10-15 साल रहोगे तो वहाँ तो हिंदी सीख लो बोलना। देखिए इसमें क्या है, हमारे जो इसमें एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है और धीरे धीरे भारत सरकार इसमें बदलाव कर भी रही है। लेकिन मुझे ये वाली बात एक्चुअली में समझ में नहीं आती है कि देखो अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, सभी का इंटरेस्ट अलग अलग होगा। अगर आप सभी को डिवाइड कर देते हैं कि 40 में से 10 बच्चे जो है वो फ्रेंच सीखेंगे, 10 बच्चे जर्मन सीखेंगे, अगर आप मतलब यू आर क्रिएटिंग अ डिवीजन अमंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, और जिसमें वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो लैंग्वेज स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती है। रिजल्ट आपके सामने, बच्चे वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बच्चे अपनी भाषा को ही नहीं सीख पाते। जिस भाषा, जो संस्कृत भाषा है जिससे सभी भाषाओं का जन्म होता है, या हिंदी भाषा है जिसमें हम एक शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, इंग्लिश के भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी में लिखकर ही करेक्ट माने जाते हैं। हम वो ना सीखकर हम फ्रेंच सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? इसका औचित्य क्या, इसका क्या पर्पस है? क्या वो अपनी माँ से सुबह नाश्ता फ्रेंच भाषा में मांगेगा? क्या लॉजिक है इसका? पिताजी घर पर आते हैं, वो पूछेंगे बच्चे स्कूल कैसा रहा, तो क्या वो जर्मन में जवाब देगा? अगर आप अपनी, जापान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जापान इतना बड़ा एग्जाम्पल है, अपने एजुकेशन सिस्टम को अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाता है। बाकी अदर लैंग्वेजेस बाय चॉइस हैं। इफ़ यू वांट सेपरेटली फॉर्म फिल कीजिए और सीखिए, आपको सीखनी है तो। जापान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी जर्मन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जर्मन अपनी सारे करिकुलम को सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाता है। ये अगर हम अपने यहाँ पर डाल लें, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर इंग्लिश थोप दी गई है। सिर्फ इंडिया ही है जो खुद की लैंग्वेज को हटा के और लैंग्वेज डाल रहा है। बिल्कुल, जबकि हिंदी सीखना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे देश में। हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है, संस्कृत से जन्मी एक भाषा है, संस्कृत की एक डायलेक्ट है, बोली है। और इन चीज़ों को सीखना हमारे स्टूडेंट्स का दायित्व भी है, ड्यूटी भी है अपने देश के प्रति। तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी कुछ लैंग्वेज के बारे में आपने बताया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला लैंग्वेज से, कि हमारी जो मातृभाषा हिंदी, उसकी भी अपनी साइड एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए और लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश, जर्मन से या फिर फ्रेंच को ही इतना महत्व नहीं देना चाहिए जितनी खुद की लैंग्वेज को महत्व देना चाहिए। ठीक है, हिंदी हम इंडियंस हैं तो हमको ज़्यादा प्रेफर हिंदी ही करनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हो? ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने 25 के बाद IAS की तैयारी करना चालू कर दी थी। IAS का एग्ज़ाम आपने दिया, उसका क्या एक्सपीरियंस था? कितनी बार आप पास हुए, कितनी बार आप फेल हुए? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 2017 में शुरुआत की थी और फर्स्ट टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मुझे करिकुलम का कोई आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम एग्जाम 2017 में। 17 में दिया था? अच्छा। और मुझे उसका बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था एक्चुअली, क्योंकि करिकुलम क्या होता है, एक मेरा फ्रेंड ने फॉर्म फिल किया था तो मैंने भी फिल कर दिया था उसको देख। हाँ, उसको देख के मैंने भी फिल फॉर्म कर दिया। और यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आई उस वक्त जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मुझे एक बात समझ में आई कि 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस भी तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो। 30% पास होने के लिए 33% की एक स्कूल में क्राइटेरिया होती है ना, 33% क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैं तैयारी से नहीं गया हूँ। तो आपने फर्स्ट टाइम तैयारी करी थी? फर्स्ट टाइम मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, हल्का फुल्का एक्सपीरियंस लेने गए थे? हाँ, मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने गया था, एग्जाम होता कैसा है और यहाँ कैसी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कैसे लोग आते हैं, बिल्कुल एक अपना लेवल चेक करने के, यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं इन लोगों के बीच में। तो वहाँ पर मेरे को एक बहुत ही थोड़ा सा एक फ़नी एक्सपीरियंस भी हुआ था मेरे साथ। मैं एग्ज़ाम देने का, तो मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ाम 2 हैं।
मुझे लगा ये उन्हीं बाकी सभी एग्जाम्स की तरह वन डे एग्जाम है, आप जाएंगे 1-1.5 घंटे 2 घंटे में वापस बाहर आ जाएंगे। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा खेल हो गया, मैं सुबह से कुछ खा के नहीं गया, तो मुझे लगा था घर आके कुछ खा पी लूँगा। लेकिन मैं गया एग्ज़ाम देने, तो मैंने कहा, किसने पूछा, मैंने कहा अच्छा यहाँ से बस कहाँ मिलेगी जाने के लिए? तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। कह रहे आप पास में रहते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ। कहते तो आप 1-1.5 घंटे में आना जाना कर लोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे तो पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। उस समय एग्जाम दिया था आपने? हाँ, मैं एग्जाम दे चुका था। एक दे दिया था आप? एक नहीं, मैं पहला ही एग्जाम था मेरा। अच्छा। तो एक फर्स्ट एग्जाम मेरा हो चुका था, सेकंड पेपर बाकी था। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप पास में रहते हैं और 1.5 घंटे में आना जाना कर सकते हैं तो बेशक जा सकते हैं। मैंने कहा क्यों? अभी 1.5 घंटे बाद एक और एग्जाम है। मैंने कहा ओके। अब उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि 2011 में ही CSAT एक करके एक वो होता है, एग्ज़ाम होता है जो सेकंड पेपर होता है प्री एग्ज़ाम, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में, वो इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। ऐसे के क्वेश्चंस, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो जितने मैथ्स के उसमें क्वेश्चन थे मैंने सब अटेम्प्ट कर लिए। हार्डली उसमें 8, 9, 10 क्वेश्चन होंगे, तो मैंने 80 में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन किए, क्योंकि मुझे उतने ही आते थे। तो पहले एक टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बुरा रहा। नेगेटिव में मार्क्स आए थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसके अंदर। और वहाँ समझ में आया कि कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मुझे एक बात समझ में आ गई थी। मैं एक अशोक मौर्य की कहानी पढ़ रहा था, सम्राट अशोक मौर्य जी की। तो उसमें मैंने एक बात समझी कि जो सिपाही युद्ध में बिना शस्त्रों के जाता है वह सबसे पहले मारा जाएगा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि तैयारी हमारे शस्त्र हैं। तो घर आकर करिकुलम सेट किया, जो अमूमन तौर पर किताबें चाहिए होती है वो किताबें खरीद कर लेकर आया, सारी NCERTs इकट्ठी की, पढ़ना शुरू किया। लगभग 1-1.5 साल का वेट किया। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना करिकुलम ख़त्म करूं, अपना सिलेबस ख़त्म करूं। सिलेबस ख़त्म करने के बाद मुझ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस जाग चुका था। और चीज़ों को याद रखने के लिए मेरी बहुत ही एक ऐसी हॉबी है कि मैं चलते फिरते लोगों से बात करता हूँ, तो मैं वही बात करता हूँ जो मैंने आज पढ़ा है। ये मेरी आदत है। उसको तो पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को 2 बार याद हो जाएगा। तो मैं एक वैसे थॉट से चलता हूँ। तो मैं जैसे सुबह गया तो मैंने अशोक मौर्य साहब के बारे में पढ़ रखा था। तो मैं अपने एक फ्रेंड से ऐसी बात कर रहा था, अरे तुझे पता है कि अशोका ने बुद्धिज़्म अपनाया और उसके बाद 46 सालों तक शासन किया? तो वो कह रहा है अच्छा, मैं क्या करूँ ये सुन के? नहीं, वो हाँ, मतलब वो बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे। हाँ अच्छा, हाँ किया होगा। मैंने कहा ठीक। और तुझे पता है, मैं उनको सारी बातें बताता चला गया जो मैंने आज सुबह पढ़ी, और वो मेरी जुबान पर ऐसे चढ़ गई कि शाम तक मैंने 5 लोगों को उसके बारे में बताया था। बीट मम्मी हो, कोई भी हो, जब कोई भी नहीं है मेरे आसपास के, इसको पता लग गया कि सबको पकड़ कर की कहानी सुनाता जा रहा है, तो मैंने अपना रूम लॉक किया, तकिए को बिठाया, मैंने कहा भाई बात सुन। अच्छा। तो वो मेरे याद करने का तरीका होता है। और मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो आपने आज पढ़ा है उसको कम से कम 2-3 लोगों के पास जाके रिपीट करो। आप उसको अपनी आंखों के सामने रखो, अपनी जुबान पे रखो, वो कभी आपकी जुबान से, दिमाग से कभी गायब नहीं होगा। कई बच्चे मुझसे आकर कहते हैं कि सर हम इतना सारा कैसे याद करेंगे, याद नहीं हो पाता, इतने बड़े बड़े आंसर्स है, हिस्ट्री के आंसर्स है, कैसे याद करें? मैंने कहा क्योंकि आपका नज़रिया, लाइफ में एटीट्यूड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। अब कई लोग एटीट्यूड को ईगो से मिसजज कर देते हैं कि ईगो, कोई कहता है इसमें तो बहुत एटीट्यूड है। नहीं, एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया। आप चीज़ों को किस हिसाब से देखते हैं। कुछ चीज़ आपको परेशानी नज़र आ सकती है, कोई चीज़ आपको, या तो आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो सकते हैं या फिर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हैं। या तो आप प्रॉब्लम को पकड़ कर बैठे रहिए, कैसे होगा यार, ये क्यों मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ भगवान ये क्यों कर रहा है। भगवान तो कर ही रहा है, भगवान ये चेक कर रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। भगवान सिर्फ यही चेक कर रहा है। पत्थर मूर्ति तभी बनता है जब चोट पड़ती है। वही बस ये देख रहा है कि अगर तू उस चीज से कैपेबल है, हाँ, तो मजबूत बन के दिखा मेरे को। अगर तू मजबूत नहीं तो मैं तेरे को दे भी दूंगा ना, तब भी तो उसको रोल देगा, उसको रूइन कर देगा अपनी लाइफ के अंदर। हाँ। कई लोग आपने एग्जांपल देखे होंगे, विजय माल्या का मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ी चेन, उसने एक ब्रांड नेम, किंगफिशर, एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम हुआ करता था इंडिया में, और आज की डेट में वो उसका मालिक ही भगोड़ा, देश में एक बहुत बड़ा घोटाला करके भागा हुआ है। तो रंक से राजा भी बना जाता है और राजा से रंक बनने में भी देर नहीं लगती है। जब तक आपका नज़रिया सिर्फ यही रहेगा कि मुझे ये किताब पढ़नी है, स्कूल जाकर एग्ज़ाम लिखनी है, मैं पास हो जाऊंगा, मम्मी पापा कोई ख्वाहिश पूरी कर देंगे, तो हाथ जोड़कर विनती है आप यहीं पढ़ना छोड़ दो। अगर आपका नज़रिया ये है कि मुझे इस पढ़ाई से अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, कि मैं सबकी
मदद कर सकूं, मैं सबको हेल्प कर सकूं किसी ना किसी वे में। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को फाइनेंशियल वे में हेल्प करें, ज़रूरी नहीं है आप किसी को सोशली हेल्प करें, आप किसी को मेंटल हेल्प दे सकते हैं, आप किसी को फिजिकल हेल्प दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं आप किसी को। इसमें तो कोई नहीं है, आपके संस्कार दिखते हैं, आपके संस्कार पढ़ने लिखने से आते हैं। लेकिन सीखने का पर्पस यहाँ पर यही है कि लोग जब कहते हैं ना कि हमको याद नहीं हो रहा है, याद करने का तरीका ही ये है, आपने जो पढ़ा है उसे आप अपने सामने रखें। विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, ये साइकोलॉजी बात कहती है। सिगमंड फ्रॉयड ने ये बात कही थी कि विजुअल, जो आप देखता है इंसान, वो देखता है, समझता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और लाइफ टाइम के लिए उसे दिल में बसा लेता है। यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो वो स्टोर भी नहीं होगी। फिर पूछते हैं अच्छा तूने 3 दिन पहले क्या पढ़ा था? भैया पढ़ा तो था, भूल गया क्या पढ़ा था। तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा, समझा नहीं। यही कारण है कि कई बच्चे जो हैं वो पिछड़ जाते हैं इन चीज़ों में, जो याद नहीं कर पाते हैं, या जिनको सबसे पहली बात तो रुचि, इंटरेस्ट डेवलप करना होता है किसी भी चीज़ में। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो बेमन से किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता, या बेमन से पढ़ी हुई कोई चीज़ आपको कभी याद नहीं रहेगी। अगर आपको वाकई में ही, देखो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसीलिए बताता हूँ, मेरा जो पर्पस होता है वो कुछ चीज़ें इंजेक्ट करने का होता है कि मैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दूँ, एक्स्ट्रा बातें मुझे खुद आए बताकर। अब भैया आपने ऐसा बताया था, अरे भैया ये वाली चीज़ भी थी, वो जाकर पढ़े उसके बारे में, वो जाकर रिसर्च करे, ऐसी चीज़ ढूंढ के लाए जो मुझे भी ना पता हो। एक अंदर से ये क्यूरियोसिटी होती है इंसान में कि भाई इस चीज़ के बारे में क्या था, इस चीज़ को एक बार देख के आता हूँ, खुद की साइड सर्च करके आता हूँ इस चीज़ को। जब तक बच्चा, ताली देखो 2 हाथ से बजती है, अगर मैं टीचर ही बजाता रहेगा तो बजेगी भी नहीं, तो टीचर बजेगी नहीं ताली। फिर माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखो परफॉर्म, या तो आप उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, लॉकडाउन में भी काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ी परेशानी हुई। चलो ठीक है, वो मजबूरी कह लो कि बच्चों के हाथ में फ़ोन्स आ गए हैं, क्लासेस फ़ोन्स पर हो रही है, लैपटॉप्स हो रहे हैं, क्लासेज 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो गई, 2 घंटे में स्कूल ख़त्म हो गया ऑनलाइन। फिर उन पे वो बेकार की चीज़ें, कार्टून सीरीज़ देख रहे हैं बेकार में। बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, छोटा बच्चा तो समझ में आता है, वो टॉम एंड जेरी देख के अपना दिल बहला लेगा। 8वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा, जिसकी क्लास ख़त्म हो गई है, जिसे पता है कि अभी इतना सारा होमवर्क पेंडिंग है, वो बच्चा कैसे अपना टाइम वेस्ट कर सकता है कार्टून देखने में, जो कि उसकी एज अब नहीं रही है। विद द एज चीज़ें बदलती हैं। उनको अपने साइंस के चैप्टर से याद है, आजकल वेब सीरीज़ों के नाम याद है। बिल्कुल, ये हमारे लिए सोचने की बात है कि हम कैसे इस चीज़ को बदल सकते हैं। अब कोई बच्चा अगर कितना पढ़ रहा है, कोई सब्जेक्ट है, हम उसे पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद उससे पूछते हैं कि 3 दिन बाद तूने क्या पढ़ा था, तो वो कहेगा जी पता नहीं। अगर आप उससे पूछे कि हॉलीडे में अक्षय कुमार का नाम क्या था, वो बता देगा। क्या नाम था? सोचो। अनुराग? नहीं। अमन? नहीं। होगा कुछ, नहीं पता। आरुष नाम था उसका। आरुष, अच्छा। हाँ, तो अब देखेंगे कि लोगों को वो चीज़ याद नहीं है। खैर, सब लोगों को फिल्मों की स्टोरी तो पता होगी लेकिन अपनी हिस्ट्री नहीं पता होगी। अब जैसे अगर मैं आपसे ही पूछूं, अगर आपकी 4 पीढ़ी पीछे जाऊं मैं, आपको अपना इतिहास पूछूं, आपको नहीं पता होगा। रीज़न बीइंग, आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी। मैं वो बस मैं दादा दाई तक पता है, उसके पीछे के जो उनके परदादा थे, हमें बताया ही नहीं जाता, और हम पूछने के ज़्यादा हम पूछते भी नहीं उनके बारे में। लेकिन जब हमें पता चलेगा, जैसे आप कई बोलचाल में कभी कोई बोल देता है कि आप, अरे आपके दादाजी तो बड़े नामचीन इंसान थे, फिर पूछे हम आगे दादाजी कौन थे, हाँ, कैसे थे। इंटरेस्ट डेवलप होता है। चीज़ों को याद रखना कैसे याद रख सकते हैं? चीज़ों को याद रख सकते हैं अपने बारे में जानकर, उस बारे में जानकर, रिसर्च कर कर। जब तक खुद पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, प्रयास ही नहीं करोगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभी तो आपसे मन कर रहा है और सवाल पूछूं। यहाँ पे अब मेरा जो क्वेश्चन आने वाला है वो है कि जैसे कि आपने बताया कि मैंने IAS के एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा क्रैक नहीं हुआ, एक्सपीरियंस लेने गया था, ये हुआ। सेकंड एग्ज़ाम कब दिया आपने, कौन साल में दिया सेकंड एग्ज़ाम? मैंने 2019 में दिया था, 1 साल का गैप लेकर। 19 में दिया, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको नहीं हुआ क्लियर आपका। तो सेकंड एग्ज़ाम में क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? सेकंड एग्ज़ाम में मैंने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू तक पहुँचे। अच्छा, प्री क्या होता है?
प्री में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली, जो हमारी एक जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम होता है सबसे पहले, तो जिसे हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं, और सेकंड एग्ज़ाम होता है आपका CSET। ये प्री में ही होता है? प्री में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। और उसके बाद आपके 7 एग्ज़ाम्स होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें लिखना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। 2 उसमें आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक आपका 2 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, और 3 आपके एक एस्से का पेपर होता है, जिसमें एस्से लिखने पड़ते हैं आपको 3 या 4 ऐसे 5 ऐसे लिखने पड़ते हैं 25-25 नंबर के। और अगर आप एक ऐसे 25 नंबर का? हाँ जी। और कितने वर्ड्स का होता है वो उसमें आप वर्ड लिमिट उसमें 2000 होती है। 2000 वर्ड लिमिट होती है। आजकल के बच्चे बोलते हैं भैया 150 वर्ड्स का कैसे लिखूंगा ऐसे। भाई IAS बने जाओगे तो 2000 शब्दों का लिखना पड़ेगा। और कभी कभार वो भी कम पड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये 7 एग्जाम्स आप क्लियर करें और प्री क्लियर करा, उसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। इंटरव्यू तक गए आप? हाँ जी, इंटरव्यू तक मैं गया। एक मैंने वो फील किया है कि यूट्यूब पे देखा मैंने कि यहाँ पे 4 बंदे 5 बंदे ऐसे बैठे रहते हैं, एक बंदा ऐसे बैठा रहता है, वो बोलता है कि अच्छा ये घड़ी से आपको क्या दिख रहा है, कुछ ऐसे सवाल करते हैं वो कि अच्छा मैं तुमसे एक सवाल, इस पानी के एक ग्लास को प्रपोज करके दिखाओ जरा, कैसे करोगे। मैंने अभी 1-2 दिन पहले देखी थी जिसमें वो ये सवाल कर रहे थे। तो क्या सच्ची में वो ऐसे सवाल करते हैं या फिर कैसे सवाल कर सकते हैं वो? देखिए, वो निर्धारित करता है कि अब उनका माइंडसेट क्या है आपको लेकर। और वैसी बात है, आपने इंटरव्यू देने से पहले ड्राफ्ट का फॉर्म भरा होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आप अपने बारे में पूरी जानकारी देते हैं, और ये आप उनको अंडरटेकिंग देते हैं कि इसमें मैंने जो जानकारी दी है वो मेरी तरह पूरी तरीके से ट्रू है। तो आपने क्या दिया था? ड्राफ्ट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, बहुत लंबा होता है। अच्छा। उसको काफ़ी भरकर देना होता है, 2 फॉर्म होते हैं। वो फॉर्म को पढ़ने के बाद आपसे सवाल जवाब होते हैं। आपका जो इंटरेस्ट एरिया होता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि एग्जामिनर उस पर बात नहीं करेगा। तो भरवाया क्यों फिर? वो जाता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने के बारे में। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बहुत ही कड़वा सवाल किसी ने मेरे से पूछा कि आपसे क्या पूछा था? मेरे से एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछा था जो मुझे काफ़ी चुभ गया और बहुत गहरा चुभा था। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि आपकी मम्मी मेरे साथ भाग जाएं ओए, तो आप क्या करेंगे? ये सवाल पूछा? हाँ जी, ये सवाल पूछा उन्होंने। मतलब अच्छा ठीक है फिर। तो इस पे किसी भी एक युवा बच्चे का या अपने माँ के प्रति जो प्रेम रखता है, वो यही बोलेगा कि मेरे को तो ये रिश्ता मंजूर नहीं है और मैं कुछ एक हिंसात्मक रूप अपना लूँगा। तो मैंने बड़ा सहजता से जवाब दिया। मैंने कहा सर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन स्टिल, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नौबत आएगी, क्योंकि मैं मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे पिताजी के साथ बहुत खुश हैं और वो किसी और से ऐसी फीलिंग नहीं रख सकती। ठीक है। तो वो एक बड़ा सा एक नेगेटिव टोन्ड जवाब था शायद, क्योंकि उस पर एग्जामिनर का बड़ा ही कोल्ड रिस्पॉन्स था। कैसा रिस्पॉन्स आया? मतलब उसको ये पता चल गया कि इसका माइंडसेट ये वही वाला माइंडसेट है, अभी वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। क्योंकि मुझे अंदर तो गुस्सा ही चुका था वो क्वेश्चन सुनकर, लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तूने कैसे पूछा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं ऐसे खड़ा होकर उन्हें पॉइंट आउट नहीं कर सकता। आप मतलब इमेजिन कर दिमाग में कि एकदम से खड़े हो, या पिक्चर में नहीं होता वो सवाल पूछता एकदम से, तूने कैसे पूछा सवाल ये, फिर एकदम से हाँ जी सर पूछिए, आप क्या कहना चाहते हो? तो वो वाली सिचुएशन थी और बड़ा ही मेरे को एक अजीब सा सवाल लगा। और उस टाइम में मेरे बाल भी काफ़ी लंबे थे, तो वो उसका मैंने बड़ा ही एक शानदार जवाब दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, बालों पर उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि ग्रूमिंग करके मैं नहीं गया था, बाल कटवाना या शेव का एक्चुअली मैंने की हुई थी, तो मैंने बालों की ग्रूमिंग नहीं की हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या मतलब लोफर हैं क्या आप? ये बोला उन्होंने कि आप लोफर हैं क्या, आपने लोफरों की तरह इतने बाल लंबे कर रखे हैं, तो और आप एक प्रशासनिक अधिकारी के इंटरव्यू देने आए हैं और आप क्या लोफर हैं? तो मैंने उनको बड़ी सहजता से जवाब दिया कि बाल लंबे तो सर अब्दुल कलाम साहब के भी थे और वो लोफर नहीं थे। तो चुप हो गए। तो बड़ा एक मज़ेदार किस्सा था। तो कितने सवाल पूछे आपसे उन्होंने? सवाल तो सवाल एक जनरल डिस्कशन ही होता है। मेरा डिस्कशन अबाउट 28 मिनट्स के आसपास चला। मतलब 30 मिनट से एक पर्सन सवाल जवाब करते हैं? हाँ जी, लगभग ऑन एन एवरेज 25 से 30 मिनट आपका सवाल जवाब होता है। मुझे लगा मैं दिल्ली से हूँ, मुझसे क्या क्राइम्स के बारे में पूछ लेंगे। दिल्ली इज द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर अनचाही चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं उस माइंडसेट से प्रिपेयर होकर चला गया था कि जो देखने वाली चीज़ें क्या जी, कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम्ब है, मैं उस चीज़ का माइंडसेट लेकर गया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कंप्लीटली स्विच वहाँ पर पर्सनैलिटीज़ देखने को मिली। तैयारी में करके नहीं आया वही पूछ लेंगे मुझसे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंटरव्यू कभी भी ना लॉजिकल नहीं हो सकता, ये हमेशा ऐसे ही लॉजिकल ही होगा, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता। आप इतने सारे स्टूडेंट्स को बीट करके
3000 स्टूडेंट्स में शामिल होकर एक 5 लोगों से मिलने जा रहे हैं, और उन 5 लोगों से जो देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। कितने लोग आईएएस का इंटरव्यू देते हैं टोटल? अगर फॉर्म फिल करने की बात करें तो लगभग 10 से 15 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं। 10 से 15 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें से 15,000 या 16,000 के आसपास लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं मेंस एग्जाम लिखने के लिए। अच्छा, मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, 15 लाख लोग एग्जाम देने के बाद शॉर्ट लिस्ट करते हैं? बिल्कुल, 15,000 लोग बचते हैं। 15 लाख 15 लाख फॉर्म भरे गए, हाँ। 15,000 लोग शॉर्टलिस्ट हुए मेंस लिखने के लिए। 2 पेपर पास करे जिन्होंने, वो 15,000 लोग हैं। ये तो शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं 15,000? कट ऑफ निकलती है, जैसे आपने अगर जैसे पहला एग्जाम है आपका 200 नंबर का है, तो उसमें से आपको 120 110 के आसपास स्कोर लाना पड़ता ठीक है। मतलब 40% से अबव ही नंबर लाने तो पड़ते हैं। 15,000 लोग आ गए। 15,000 लोग आ गए। इन 15,000 में से मेंस जिन्होंने क्लियर किया है, मेंस का एग्जाम होता होगा? हाँ 7 पेपर होते हैं टोटल, वो सब्जेक्टिव वाले जिसके बारे में मैंने बताया था, वो लोग लिखते हैं उसको, और फिर 3,000 लोग लगभग शॉर्टलिस्ट होते हैं। 15,000 में 3,000 सीधा? 15,000 में से 3,000 लोग सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। और कुल पोस्ट भारत सरकार में इसकी है 910 हुआ करती थी पहले, आज 892 हो गई है। वो तो कम हो गई, कम हो गई, बढ़ानी चाहिए थी। तो 892 सीट्स पर 3,000 लोग कम्पीट करते हैं, और ये 3,000 लोग वो लोग हैं जो 15 लाख लोगों को बीट करके आए हैं। तो ये सिनेरियो चलता है एक आईएएस के एग्जाम में, जो कि अब आपने जैसे मुझसे कभी पूछा बता कि भैया इसमें सक्सेस रेट कितना रहता है। हाँ, सक्सेस रेट। तो मैं आपको बताऊं, इसमें सक्सेस रेट 0.00001% सक्सेस रेट रहता है। 0.00001? बिल्कुल। तो भाई देने का मतलब क्या हो फिर भाई? इतना कम चांसेस है, थोड़ा सक्सेस तो दिखनी चाहिए ना, कि थोड़ा बहुत 50% 20% हो। तो लोग दे कैसे देते हैं आईएएस का एग्जाम फिर? देखो, या तो वो पागलपन होगा उनका आईएएस बनने का। बिल्कुल पागलपना भी होता है, और दूसरा देखो कई लोग होते हैं, मतलब 4 से 5 लोग ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, किसी पीयर प्रेशर में या फैमिली प्रेशर में फॉर्म डाल देते हैं, और फॉर्म डाल दिया, एग्ज़ाम देने चले गए, तो वो पहली स्टेज में बाहर हो जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो थोड़े बहुत सीरियस हैं, भाई किसी से वादा कर रखा है 5 साल बाद मिलूंगा तेरे से, तो मैंने मेरा प्यार ठुकरा दिया, मेरा इंतकाम देखेगी, आता हूँ आईएएस ऑफिसर बन के। आता हूँ आईएएस ऑफिसर बन के। तो कुछ लोग वो होते हैं जिनकी अंदर की आग 2 दिन तक तो बहुत जलती है, लेकिन तीसरे दिन वो ठंडे पड़ जाते हैं। 4-5 लाख लोग वो भी होते हैं, तो लगभग 10 लाख लोग निकल चुके होते हैं, बचते हैं। तो आप में ऐसी क्या लग गई थी? आपका भी कुछ ऐसे ब्रेकअप हुआ था कि नहीं आईएएस बनना है मेरे को? नहीं, ब्रेकअप तो कभी हुआ नहीं, कह रहा कभी ऐसी कोई नौबत आई नहीं। अच्छा। और अभी तक लेडी लग भी कोई साथ में नहीं है। हाँ। तो होता क्या है बेसिकली, हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन उसे भी नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अच्छा। तो ये मेरे अंदर तक ही है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई मैं वो क्यों बनना चाहता हूँ, या मेरा वो क्यों है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर इनटॉलरेंस बढ़ चुकी है, लोगों में पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं, हर चीज़ को पाने का शॉर्टकट ढूंढते हैं। ऊपर से इंटरनेट आ गया तो और शॉर्टकट ढूंढते हैं। नोट्स लिखने नहीं है भैया, सेंड कर दो, पीडीएफ बनाकर भेज दो, आप बनाकर भेज दो, आप इसका आंसर लिखकर भेज दो। अरे तेरी जगह स्कूल में मैं चला जाता हूँ, है ना, मम्मी पापा को बोल तुझे छोड़ देंगे, मुझे रख लेंगे। तो वो सब चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं कि भाई, क्योंकि आजकल ये चुटकियों में सब कुछ मिल रहा है ना। हाँ। कुछ सर्च करना चुटकियों में कर लो, सर्च करो 2 सेकंड में आ गया सामने, 2 सेकंड में आंसर आ गया। हाँ। तो मैंने वही कहा, जैसे कोई बच्चा मुझसे पूछा था कि इस वर्ड का मतलब मैं कैसे याद रखूँगा, मैंने उसे बड़ा सिंपल जवाब दिया, मैंने घर जाना, डिक्शनरी है, कहता हाँ भैया है, मैंने कहा वर्ड को सर्च करना, लिखना और अपने आसपास रखना उसको। अरे भैया क्या बात कर दी, बहुत टाइम लगेगा, फोन निकाल ले तो ना इससे अच्छा। अब आपने फ़ोन निकाल कर उसका मतलब ढूंढ लिया, आई गारंटी यू 10 मिनट बाद उसका मतलब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने कंफर्ट जोन में रहकर उस चीज़ को कर लिया, आपने मेहनत नहीं करी उस चीज़ पेज पलटने की मेहनत नहीं करी, दिमाग लगाने की मेहनत नहीं करी। आधे लोगों को डिक्शनरी का यूज़ करना भी नहीं आता। मैं उससे कहूँ कि मुझे वर्ड का मतलब ढूंढ के दिखा, पर्सपिक्यूअस, तो वो पूछेगा भैया पी से ही चालू होगा ना। मैंने कहा हाँ पी से ही चालू होगा। अच्छा भैया ए आएगा ई आएगा, उसको ये भी नहीं पता है, उसको साउंड नहीं पता है किस चीज़ की साउंड आ रही है, तो मैं डिक्शनरी वो कैसे यूज़ करेगा। सुबह एक स्टडी कर रहा था, हमारे भारत देश में बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, रीज़न क्या हो सकता है, क्या कॉमन रीज़न हो सकता है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस अमेरिका में होते हैं, आपको पता होगा, न्यूयॉर्क में होते हैं सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस, उसके बाद दिल्ली सेकंड नंबर पर आता है डिवोर्सेस में। क्या कारण है लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं? पेशेंस।
पेशेंस नहीं है लोगों में, लोग समझना नहीं चाहते एक दूसरे को। पति ने कुछ कह दिया पत्नी को तो वो नहीं समझना चाहती है, वो ये जहमत तक नहीं उठाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। पत्नी ने कुछ कर दिया तो पति जहमत नहीं उठाएगा। तो ये लोग एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। जब तक लोग एक दूसरे को समझे नहीं, सद्भावना पैदा नहीं होगी एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम नहीं होगा, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहेंगे। क्योंकि आप बदलेंगे तो ही समाज बदलेगा। अगर आप ही अपना चश्मा पहन कर रखेंगे, आप कुछ नहीं और नहीं देखना चाहते हैं, तो सॉरी टू से दिस, आप नहीं बदल पाएंगे समाज को। सबसे पहले वो चीज़ अपने अंदर बदलें, फिर जाके बाहर की दुनिया बदलती है, फिर जाके बाहर की दुनिया बदलती है। और मेरे IAS बनने का यही मोटो है कि मेरे देश के लोग या मेरे समाज के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन ना बने, वो एक दूसरे से सद्भावना में रहें। कोई आज देखता हूँ मैं कोई किसी को देख के खुश नहीं है, कोई किसी को जादू टोटका करवा देता है, कोई किसी को कुछ बोल देता है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप भी ग्रो करें, दूसरे को भी ग्रो करें। एक वो कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच, बुक है तो वो बेसिकली एक ही बात समझाती है कि आप सोचें और अमीर बने। सोच से ही अमीर बन सकता है, लेकिन अगर आपका दिल गरीब है तो आप अमीर नहीं बन सकते। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक और चीज़ थी कि आपने बताया कि 0.001% चांस होते हैं IAS बनने के, और आप उनमें से एक है जो ये रिस्क ले रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो लोग IAS करना चाहते हैं, मेरी ऑडियंस में से बहुत बच्चे भी देख रहे होंगे, 18+ भी होंगे, 24+ भी होंगे, तो जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए और क्या से स्टार्ट करना चाहिए, आप इसको 2 मिनट के अंदर समझाइए। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको IAS बनना है तो सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल पूछे, आपको IAS बनना क्यों। आप सबसे पहले अपना क्यों क्लियर करके आइए, उस क्यों को लिखिए कि मुझे ये करना है तो क्यों करना है। क्योंकि वो क्यों लिखना बहुत ज़रूरी है, वो लिखनी चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी लाइफ में डाउन हो जाएंगे तो आप उस पन्ने को उठाकर देखना आपने शुरू क्यों किया था। सही बात। आपको फिर से वो ताकत मिलेगी, गिरोगे उठोगे, तो वो ताकत आपको उस ड्रीम को समझने आपने शुरुआत क्यों की थी, उस क्यों के वो क्यों ही आपको ताकत दिलाएगा। और IAS बनने के लिए सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पूरा करें। जो रेलेवेंट बुक्स हैं, जैसे क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERTs हैं, तमिलनाडु बोर्ड की किताब बहुत अच्छी है इसके लिए, अगर आप अवेलेबल हो तो आप वो ज़रूर पढ़ें। उसके बाद एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत एक बुक आती है पॉलिटिकल साइंस के लिए। और फिर पॉलिसी टू पार्टीशन भी एक बहुत अच्छी बुक है। एक और बुक है इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी बहुत अच्छी बुक है। DD बसु की एक बुक है हिस्ट्री की। इन सभी किताबों को आप पढ़ें, और मैं कहता हूँ कि आप अखबार रोज़ पढ़ें। इंटरनेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल वर्ल्ड पर हमेशा नज़र रखें। आपका देश क्या स्कीम्स लेकर आ रहा है, आपका देश इंटरनेशनल इश्यूज़ को कैसे एड्रेस कर रहा है, आप इस बारे में जानें। सरकार मोदी जी नहीं चलाते हैं, सरकार ब्यूरोक्रेट्स, देश के IAS ऑफिसर्स चलाते हैं। तो कल को अगर आप IAS ऑफिसर बनते हैं तो आप देश चलाएंगे, ना कि मोदी जी। ठीक है। तो ऑडियंस को पता लग गया होगा कि भाई IAS बनना है तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छा IAS की रास्ते पे चल पाओगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बन जाओगे, बनोगे तो अपनी मेहनत से, बिल्कुल मेहनत करोगे तो बन जाओगे। अब मैं यहाँ पे एक रैपिड फायर क्वेश्चन करने वाला हूँ आपसे, आपको 5 सेकंड या 2 सेकंड में जवाब देना है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है, 10 करोड़ रुपए या फिर 20 साल पहले वाला रविंदर। 20 साल पहले वाला रविंदर। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसमें एक बचपना था, वो एक माइंडसेट उसका जो था वो खेलने कूदने और चीज़ों को सीखने के तक सीमित था। आज ज़िंदगी की भागदौड़ में हम जो है अपने आप को कहीं ना कहीं खो चुके हैं। एक बचपना जो हम एंजॉय किया करते थे, एक बच्चा जो शरीर के अंदर था, वो कहीं ना कहीं खो चुका है। तो मैं चाहता हूँ वो बच्चा कहीं ना कहीं जिंदा हो जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अभी तक आपको अपनी लाइफ में सबसे महंगी चीज़ क्या लेने का सोचा आपने? महंगी चीज़ अभी तक तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है। कि सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने दम पर एक मकान खरीदूँ। मकान खरीदो, कहाँ पर? दिल्ली के इलाके में, करोल बाग के इलाके में। अच्छा, क्योंकि करोल बाग मुझे बहुत फैसिनेट करता है। फेवरेट कार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कार का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कार का शौक नहीं है? अच्छा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं? मैं इंडिया के अलावा भी रिसेंटली मैं सोच रहा था कि मैं अमेरिका ट्रैवल करके आऊँ। कभी भी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड अमेरिका गया है और उसने वहाँ की मेरे को लाइफस्टाइल दिखाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं भी जानना चाहता हूँ वहाँ की लाइफस्टाइल को और जीना चाहता हूँ एक दिन के वहाँ पे कि हम कैसे अपनी लाइफ को देखते हैं, वो कैसे जीते हैं और हम कैसे रहते हैं।
वहाँ पर बता रहा है कि वो यहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, वही एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप 2 मिनट गाड़ी रोक दें, लंबा जाम लग जाएगा, हॉर्न बजा बजा के पागल कर देंगे। वहाँ ऐसा नहीं होता, लोग बहुत ही काम एंड कूल और कंपोज रहते हैं। ज़बरदस्ती की वहाँ कोई मारा पीटी या लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रैपिड फायर क्वेश्चन के सारे आंसर दे दिए। मेरा लास्ट सवाल यहाँ पे बस आपसे ये रहेगा कि अगर आपको क्या लगता है, चलो लास्ट सवाल नहीं, इसका देखो सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आप IAS कब तक बन जाओगे? मैं IAS कब तक बन जाऊंगा, ये मैंने टारगेट लिया हुआ है सन 2024 तक का। 2 साल बाद? हाँ, अच्छा। क्योंकि जो अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि मेरे को अभी रिसेंटली शिफ्ट भी करना पड़ा है और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम चला गया है, जो मैं अपने स्टडीज़ को नहीं दे पा रहा हूँ। कितने मार्क्स से रह रहे थे आप लास्ट टाइम? 9 मार्क्स। 9 मार्क्स से रह रहे थे भाई, 9 मार्क्स से। हाँ, अच्छा। तो वो शिफ्टिंग में थोड़ा सा टाइम जो है अस्त व्यस्त हो गया है, और एक क्योंकि वो उस टाइम पीरियड को कवर करने के लिए ही मुझे कम से कम 1 से 1.5-2 महीना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं वो चीज़ कवर करूँगा तब तक एग्जाम फिल की जो फॉर्म की जो फिलिंग डेट है वो निकल चुकी होगी। और अभी आपकी क्या एज है? अभी मेरी एज 27 है। 27। अच्छा, तो मतलब IAS बनने के बाद ही शादी करने की सोची है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि IAS बनने के बाद ही शादी करनी है। एक ड्रीम लिया था छोटा सा, कई साल, मतलब 7-8 साल पहले, कि किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनना है। ओह माय गॉड। और तो ये धीरे धीरे मैंने शुरुआत कर ली है। लखपति तो मैं बन चुका हूँ, अब मेरे को करोड़पति के रास्ते पे जाना है। आजकल कुछ ऐसी किताबें पढ़ रहा हूँ जो मुझे 1 करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगी। थिंक एंड ग्रो रिच। नहीं, वो मैं काफ़ी साल पहले पढ़ चुका हूँ। आज के जिन लोगों के साथ रहता हूँ वो लोग मुझे 1 करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूँ, आजकल जिस संगत में हूँ, आजकल जिस माइंड सेट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो मुझे 1 करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी मतलब आपने सोचा है कि पहले मुझे करोड़पति बनना है, उसके फिर बाद जाके किसी का पति बनना है। चलो, अच्छी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मेरे को काफ़ी मज़ा आया, आपकी बातें सुन के इंटरेस्टिंग बातें थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रविंद्र भैया, आपने हमारे साथ इस पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। कैसा लगा आपको अभी तक ये पॉडकास्ट हमारी, जैसे हमारी बात चली है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे को आपके साथ आपको देखना, आपको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और एक मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि भाई मैं आपके साथ एक मंच शेयर करूं, जो कि मुझको आज प्लेटफॉर्म मिला। और देखिए, मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है, हालांकि मेरी लाइफ अब इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं है और ना मैं कोई इतना बड़ा इंसान हूँ कि मैं किसी को कुछ सिखा पाऊँ, लेकिन हाँ, जो चीज़ मैंने छोटी छोटी चीज़ों से सीखी हैं, मैं उन चीज़ों को शेयर कर सकता हूँ। उन ट्रिप्स एंड टिक्स से वो भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा क्या मानना है कि सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। बिल्कुल, हम सामने वाले के गलतियों से, एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। ठीक है, कोई अगर 70 साल का इंसान कुछ सिखा रहा है ना हमको, तो वो लोग 70 साल का एक्सपीरियंस दे रहा है। बिल्कुल। 20 साल की उम्र में तुमको 70 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल। और तभी जाके तुम आगे सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम सीखोगे, बिना सीखे तो कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो पाता, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो फिलहाल के लिए काफ़ी मज़ा आया पॉडकास्ट बनाने। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी ऑडियंस चाहेगी तो मैं आपको फिर से अपने पॉडकास्ट में बुलाऊंगा, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो हमने फिलहाल की, ये तो आप बोलते हैं ना टीजर था ये, अभी तो पिक्चर ही बाकी है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो थैंक यू रविंद्र भैया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बाकी मिलते हैं। बाकी से गाइस, ये थे हमारे रविंद्र सूर्यवंशी भैया। आपको अगर इनका पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको कि हमारे थॉट कैसे लगे, हमारी बातें कैसी लगी। इसके साथ साथ भैया अपने मुंह से खुद बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज सब्सक्राइब टू जय सवरिया, गेम ऑफ माइंडसेट। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत ही अच्छे इंसान है। अपनी रियल लाइफ में भी मैंने काफ़ी करीब से इनको जाना है, भले थोड़े समय के लिए जाना हो, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ इंसान है। और मैं ऐसा कहता हूँ कि आप इनको देखकर बहुत कुछ लाइफ में अपने इनकलकेट कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छी हैबिट कल्टीवेट करने में हेल्प करेगी। तो थैंक यू। बाकी आपसे मिलते हैं अब अपनी अगले पॉडकास्ट में या फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारा इस यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।